हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर 12 हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, क्लास 12th का। ठीक है, तो चैप्टर 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस जो हैं उसकी लिंक्स डली हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नाम क्या है आपका? केमिकल काइनेटिक्स। ये आपका चैप्टर का नाम है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस की जो काइनेटिक्स होती है। काइनेटिक्स से आप क्या समझते हो? काइनेटिक वर्ड का मैंने एग्जांपल दिया था कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी एनर्जीज़ होती हैं। ये क्या करती हैं, ये जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो स्टोर्ड फॉर्म में रहती है। काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो मोशन फॉर्म में या मूवमेंट फॉर्म में होती है। काइनेटिक जो वर्ड आया है वो काइनेसिस से आया है। किससे आया है? काइनेसिस से आया है। काइनेसिस वर्ड का मीनिंग ही होता है क्या? मूवमेंट। अब मूवमेंट किसका होगा? पढ़ किसके बारे में रहे हम? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें केमिकल रिएक्शंस आएंगी। केमिकल रिएक्शंस में किस टाइप से एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का या कंपाउंड का मूवमेंट होता है, किस तरीके से वो रिएक्शन करते हैं या उनकी क्या रेट होती है, कितना टाइम लगाते हैं वो रिएक्शन कंप्लीट करने में, वो कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। ओवरऑल आप ये समझ के चलो कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको ये पढ़ना है कि रिएक्शंस कितनी तेज़ हो रही हैं, कितनी फास्ट हो रही हैं या कितनी स्लो हो रही हैं, कितना टाइम टेकिंग है, प्लस उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें इन पे क्या अफेक्ट करती हैं। तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे किस पे? केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स को एक तरीके से आप बोल सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स में 2 तरीके या 3 तरीके की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है फास्ट रिएक्शन, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख दी, जैसे कि हमने H2 NaCl है, ठीक है, ये आपका NaCl, एक सेकेंड, ये आपका NaCl है, उसकी रिएक्शन आपने H2O से करा दी, क्या बनेगा यहाँ? NaOH बनेगा, प्लस एज इट इज़ आपका क्या निकल जाएगा? क्लोरीन निकल जाएगा, और प्लस कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे ये क्या रहेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जाके Na से रिएक्शन कर लेगा, और हाइड्रोजन जो है वो Cl से, तो ये बन जाएगा आपका HCl। इस तरीके से रिएक्शंस करते हैं अपन। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये कितना टाइम टेकन ले रही हैं, कितना टाइम लगा रही हैं। इसमें गैस है तो लिक्विड बना रही है, या गैस लिक्विड है तो सॉलिड बना रही है। ये सारी चीज़ें जो मैकेनिज़्म है ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, फास्ट रिएक्शन का मतलब होता है जो जल्दी हो जाए, जो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, वो क्या कहलाएंगी? फास्ट रिएक्शन, या फिर आप उनको क्या बोल सकते हो? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, फास्ट रिएक्शन जो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, इंस्टेंटेनियसली हो जाए, जैसे कि AgCl2 की रिएक्शन हमने किससे करा दी? आपकी NaNO3 से करा दी, ठीक है, मतलब सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट से। तो ये क्या करती है, ये रिएक्शन जब होती है तो ये बहुत जल्दी होती है, और AgCl जो है वो AgNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, प्लस आपका NaCl सॉल्ट या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। तो ये रिएक्शंस फास्ट रिएक्शंस कहलाती हैं। इसके बाद होती हैं कुछ स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो क्या? डेड रिएक्शन। डेड मतलब कि जो बहुत ही धीरे धीरे होती हैं। फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल ये हो गया। फास्ट रिएक्शन का और भी है, अगर हम, ये तो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, अगर हम फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल किस में लेते हैं? घर में देखते हैं फास्ट रिएक्शन का, तो जैसे कि मिल्क जो है उसका कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, जैसे ही अगर उसमें कोई भी सोर, सॉल्ट या साल्टी चीज़ें पड़ती हैं या सोर चीज़ें पड़ती हैं, लाइक आपने नींबू, उसमें लेमन को थोड़ा सा स्ट्रिंग कर दिया, तो वो क्या होगा? तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड में। तो ये सारी रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है किसका? फास्ट रिएक्शन का। अब स्लो रिएक्शन जिसमें टाइम लगता है, ये हम आपको बता रहे हैं, ये आप 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको पता भी होगा। जैसे कि स्लो रिएक्शन का एग्जांपल आप ले सकते हो क्या? अमोनिया गैस, NH2 ले लो, हाइड्रोजन 2, NH3, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, हाइड्रोजन 2, 2 2 4,
3 + 6, ये हो गया, ये बना आपका अमोनिया। ये रिएक्शन अमोनिया का बनना हो गया, कार्बन, कोल, पेट्रोलियम, इन सब का बनना। उसके बाद आप बोल सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ये सारी जो रिएक्शंस आती हैं ये किस में आती हैं, ये स्लो रिएक्शंस में आती हैं। इसके बाद एक और रिएक्शंस होती हैं, 3rd नंबर की होती है मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस मतलब जो ना ज़्यादा टाइम ले, ना ही ज़्यादा मतलब फास्ट हो, नाइदर टेक टू मच टाइम और नाइदर टेक टू मच, आप बोल सकते हो कि नॉट टेक वेरी लेस टाइम। तो उनको रिएक्शंस को हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है कि बैलेंस चीज़ें होती हैं, एक एवरेज टाइम में होती हैं, तो वो कहलाती हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है जैसे कि आपने लिया CH3COOH प्लस इसकी रिएक्शन आपने करा दी किससे, C2H5OH। दोनों क्या है, CH3COH एसिटिक एसिड है आपका, C2H5COH क्या है, OH क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो ये क्या बनेगा, CH3COO और C2H5, ठीक है, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लिख लेगा इस तरीके से। जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो इस तरीके से टूटेगा, ये जाएगा आपका कहाँ पे, हाइड्रोजन के पास, ठीक है, और ये चला जाएगा इसके पास। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये आपका क्या बन गया, इथाइल एसीटेट बन गया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो ये रिएक्शन का मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। यह मॉडरेट रिएक्शन का आप एग्जाम्पल भी बता सकते हो, एक एवरेज का एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि जैसे कि हमें पता है गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, रोड कैसा भी हो, हमें पता चल गया कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में किया है, तो एक एवरेज टाइम हम उसका निकाल लेंगे। लाइक अगर हमने 250 किलोमीटर करा है डिस्टेंस ट्रेवल और उसने 5 घंटे में किया है, तो आप 50 km/h के हिसाब से एवरेज उसकी स्पीड निकाल सकते हो। तो वो रिएक्शंस ऐसी कहलाएंगी क्या, मॉडरेट रिएक्शन या एवरेज रिएक्शन। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं 2 टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं, इसी में ही कैटेगराइज किया गया है कि इन जो एवरेज रिएक्शंस होती हैं उनको कैसे लिखा जाता है, और जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। तो वो देख लेते हैं हम। ये जस्ट मैं एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रो दे रही थी कि आपको पता होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं एवरेज रिएक्शन। एवरेज रिएक्शन का मतलब होता है जैसे कि वही मॉडरेट रिएक्शन जो मैंने आपको बताया बीच की, जिनमें हमको टाइम या क्या हो, आपको कुछ पता हो, मतलब कुछ चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो 4 चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है। एक होता है CPCT, इस तरीके से आप याद रख लेना। केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो 4 चीज़ों पे, मेन 4 चीज़ों पे, 1 2 3 4 CPCT, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है। CPCT का मतलब होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, C का मतलब आप ले सकते हो कंसंट्रेशन, ठीक है, पहला। दूसरा क्या होगा, P मतलब प्रेशर, ठीक है, ये याद रख सकते हो आप। थर्ड होएगा कैटलिस्ट, ठीक है, और फोर्थ होगा टेम्परेचर, ये हो गया आपका टेम्परेचर। मतलब केमिकल रिएक्शन जो है वो आपकी बेस्ड इन 4 चीज़ों पे हैं। शॉर्टकट में आप CPCT से इसको याद रख सकते हो। तो हम पढ़ रहे थे क्या, एवरेज रिएक्शन। पहला क्या था हमारा, एवरेज रिएक्शन जो था वो पढ़ रहे थे कि एवरेज रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। अच्छा, रिएक्शन क्या होती है, क्या होगा जब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। R मतलब हो गया आपका रिएक्टेंट, ठीक है, और P मतलब हो गया आपका प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो वो रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन एवरेज रिएक्शन कैसी होगी, एवरेज रिएक्शन में क्या होता है, जब हम रिएक्टेंट को देखते हैं और साथ में कुछ टाइम भी लगेगा इसमें, ठीक है ना, तो उस टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है, रिएक्टेंट में क्या चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, तो वो एवरेज रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, वो देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं किसका, रेट रिएक्टेंट का, ठीक है। रिएक्टेंट का रेट हमेशा लिखा जाता है कैसे, चेंज इन द रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं R2 - R1, ठीक है। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में इनिशियल स्टेज होगी और फाइनल स्टेज होगी। भाई रिएक्टेंट भी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। हमने इनिशियली उसको कुछ टाइम के लिए जो लिया और फिर उसमें धीरे धीरे कोई चेंज आया,
तो वो रिएक्टेंट हुआ, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, R1 इनिशियल ले लिया, फाइनल ले लिया R2, और फाइनल में से ही आप जब इनिशियल को माइनस करोगे तभी आपको वैल्यू पता चलेगी। तो आपने इनिशियल फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो आपको क्या होगा, एक्चुअल रेट किसकी, रिएक्टेंट की पता चल जाएगी। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये मैंने जो ब्रैकेट लगाए हैं, ये ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं मोलार कंसंट्रेशन। ठीक है, किसकी, मोलार कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की, कि कंसंट्रेशन उनकी कितनी है। कंसंट्रेशन पे ही बेस्ड होता है सारा, अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ें तो जनरली कंसंट्रेशन पे ही बेस्ड रहेगी, प्रेशर पे और कैटलिस्ट और टेम्परेचर, इन चारों पे रहेगी मेन। लेकिन यहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आना, तो उसको हम ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मोलार कंसंट्रेशन। अब ऐसे ही रेट किसका होगा, साथ में रेट हम ले लेते हैं प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट में चेंज आएगा तो प्रोडक्ट को भी हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट को भी हम P2 माइनस P1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या हुआ, टाइम लगा, टाइम को कैसे लिखेंगे, टाइम में चेंज आएगा तो टाइम का लिखेंगे हम T2 माइनस T1। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए कि टाइम के तो कंसंट्रेशन होगी नहीं, तो इसलिए हम उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। इनकी कंसंट्रेशन रहेगी, कुछ क्वांटिटी में हम लेंगे, इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में लिखा है। जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी चीज़ में चेंज वर्ड आ जाता है, मतलब इनिशियल, फाइनल या कुछ टाइम के बाद जो चेंज आता है, तो केमिस्ट्री में उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डेल से। तो अब इन सब में चेंज आ रहा है, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, डेल टी से डिनोट कर सकते हैं। डेल टी इज इक्वल्स टू, ये यहीं पे डेल टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा आपका, डेल आर, और अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डेल आर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल पी, और ये हो गया आपका डेल टी। तो इनको लिखा कैसे जाएगा, अगर रिएक्टेंट का लिखा जाएगा तो रिएक्टेंट को आप लिखोगे डेल आर अपॉन डेल टी। क्यों, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट में जो चेंज हुआ इसी को लिखोगे आप डेल पी अपॉन डेल टी, और ये तो टाइम है, तो टाइम तो हम दोनों में ले ही रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो रिएक्टेंट होता है जब भी वो उसमें कोई भी चेंज आता है तो उसको हमेशा नेगेटिव साइन से या माइनस साइन से इंडिकेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या करता है, यहाँ पे जो आर है मतलब रिएक्टेंट है, उस क्या हो रहा है, डिक्रीज कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए उधर माइनस आएगा। लेकिन प्रोडक्ट कैसा रहेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये कैसा आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे जब भी आप लिखोगे तो रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव साइन के साथ और प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये कहलाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या था, पहला था एवरेज रिएक्शन, हमने देख ली थी, डेल से उसको डिनोट किया था। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन मैंने बताया कि जो फास्ट होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप टाइम ले लो या फिर कोई भी टाइप का चेंज ले लो, ठीक है, चेंज ले लो, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में कांस्टेंट होता है, या फिर बोल सकते हो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन इतनी फास्ट होती हैं, इतनी तुरंत होती हैं कि उसमें टाइम कितना लग रहा है और क्या चेंज आ रहा है ये हम थोड़ा सा मेज़र नहीं कर पाते। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो हैं वो थोड़ा सा क्या रहती हैं, कांस्टेंट चीज़ों को लेकर चलती हैं या इन्फिनाइट चीज़ों को लेकर चलती हैं, या उनमें इन्फिनाइट चीज़ें या कांस्टेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमने एवरेज रिएक्शन में किससे डिनोट किया था, डेल से। डेल हमें पता है कि क्या होता है कि जो भी चेंज आता है उसके लिए डिनोट किया जाता है। अब हम इसमें इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस में जो चेंज आएगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। डी होता है बहुत स्मॉलर चेंज, या चेंज हो भी रहा है तो हमें पता ना चल पाए, तो इसीलिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे, डी से। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए हम ले लेते हैं, ए रिएक्शन होके प्रोडक्ट में, बी में प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जैसे कि हमने उसमें लिया था आर या पी से ही ले लेते हैं, हम आर या पी से डिनोट कर लेते हैं, जैसे कि हमने किया था। तो हमने इधर डेल लिखा था, इधर डेल लिखा था, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डी आर, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए, अपॉन डी टी,
और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, dP/dt, वैसे क्या वैसे ही, लेकिन कंसंट्रेशन ज़रूर रहेगी। डेल आप ये ब्रैकेट का जो निशान है ये लगाना नहीं भूलिएगा, और साथ में नेगेटिव साइन किस में, रिएक्टेंट में लगाना नहीं भूलिएगा। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में हमेशा माइन्यूट चेंजेस होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इन्फिनाइट चेंज होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। स्मॉलर चेंज के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मोलार कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, आर वैसे क्या वैसे ही, नीचे हमने डेल लिखा था एवरेज में, इसमें हम dt लिखेंगे, इसमें भी हम dt लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का एक प्रोसीजर कि कैसे लिखा जाता है। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हमने लिया क्या, N2O5। N2O5 मतलब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जब ब्रेक डाउन होगी तो NO2 में टूटेगी नाइट्रोजन गैस में, और कुछ ऑक्सीजन निकालेगी। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 4 5 ऑक्सीजन है, पहले 2 2 4 हो गए, 4 2 8 9 10 हो गए, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, 2 2 4 नाइट्रोजन, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये जो है मोलार कंसंट्रेशन है, मैंने पहले भी बताया था। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में लिखना हो तो इसको आप लिखोगे कैसे, डी लिखोगे, नीचे लिखोगे इसमें हाफ में, क्यों, क्योंकि ये पार्शियल में लिखाएगी, 1/, नेगेटिव का साइन रहेगा, डी रहेगा, N2O5 रहेगा आपका रिएक्टेंट, ठीक है, नीचे रहेगा आपका dt। ये हो गया रिएक्टेंट आपका, ठीक है, इधर के साइड का। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट हमारा बन रहा है 4NO, तो आप पॉजिटिव में वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आप एक सेकेंड, हाँ सही, 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, कॉमन डी लिखेंगे, अंदर लिखेंगे NO2, ठीक है, नीचे लिखेंगे 4, क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 4, और यहाँ रहेगा आपका dt, और प्लस साथ में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन DO2, इस तरीके से लिखाएगा। ये ऐसे करके आप लिख सकते हो, यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हो dt। तो ये इस तरीके से इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। और डी हमेशा याद रखिएगा क्यों लिखा जाता है। तो ये मतलब बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, आप बोल सकते हो कांस्टेंट टाइम में ये हो जाती हैं, और पता नहीं चल पाता है कंसंट्रेशन वगैरह का, इसीलिए इनको इस तरीके से लिखा जाता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो गई हमारी। अब हम इसके बाद देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको 4 पहले ही स्टार्टिंग में बता दिए हैं, किस नाम से याद रख सकते हो, CP/CT से याद रख सकते हो, है ना। C का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, P का मतलब क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। पहला हो गया कंसंट्रेशन, दूसरा हो गया प्रेशर। C मतलब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या कैटलिस्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या कैटलिस्ट। T का मतलब क्या हो गया, थर्ड, आप फोर्थ क्या हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया आपका टेम्परेचर। इसके अलावा 3 और होते हैं, वो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ये तो आप CP/CT से याद रख सकते हो। 5th आपका रहेगा क्या, सरफेस एरिया, मतलब कितना सरफेस एरिया ले रही है कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में, उसको बोलेंगे आप सरफेस एरिया। 6th आपका होगा क्या, रेडिएशन, मतलब अगर वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन है कि नहीं है। रेडिएशंस की प्रेजेंस में भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसीलिए रेडिएशंस और सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है। 7th आपका आ जाएगा नेचर। नेचर किसका, रिएक्टेंट का, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है प्रोडक्ट का। अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कैसे हो गए, हार्ड हो गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करेगी। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, रेडिएशन, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये 7 फिनोमेना हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं।